नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। गुलाब दास ब्रोकर की लिखी गुजराती कहानी आखिरी झूठ। इसका हिंदी अनुवाद प्रमिला राजे ने किया है। कितनी सुंदर है वह, बात करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, नरेश घिया ने अपने आप से कहा और बात करने के इरादे से उसने अपनी ओर बढ़ती हुई लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वह कह रही थी, मैं आपके पास आ ही रही थी। सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई मिस नंदिता मेहता, उसने वाक्य पूरा किया। कल की गोष्ठी में मुझे आपका व्याख्यान बहुत पसंद आया। फिर अचानक वह आत्मविभोर होकर बोली, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा अगर मैं खुद आकर आपका अभिनंदन नहीं करती हूँ तो अपनी नज़रों में ही गिर जाऊंगी। नरेश जरा झुक कर बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस नंदिता। नंदिता मेहता नहीं मिस्टर घिया। पर आपने गलती की ना मिस नंदिता। मैंने गलती की? कौन सी? मेरा नाम मिस्टर घिया नहीं नरेश है। ओह सॉरी। हाँ, मैं अपनी खुशी ही आपके सामने व्यक्त करना चाहती थी। मैं गौरवान्वित हुआ। पर क्या मैं सचमुच इतना अच्छा बोला था? इतना अच्छा कि आपके जैसी तेजस्वी स्त्री शौरी कन्या को खुद चलकर आना पड़े मुझे बधाई देने। आप जरूर इतना ही अच्छा बोले होंगे, नहीं तो मैं इधर क्यों आती। एक मुस्कुराहट उसके अधरों पर थी। आप कैसे आदमी हैं, जैसे कि आपको पता ही न हो कि आप कितना अच्छा बोले थे। सचमुच पता नहीं मिस नंदिता, बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। पर क्या कहा था मैंने? अगर यही मैं बता सकती तो बधाई स्वीकार कर रही होती, दे न रही होती। पर वह क्या वाक्य था? व्हाट ग्रामर इज लैंग्वेज, वह क्या था? हाँ हाँ, वह तो नरेश चुटकी बजाते हुए कह रहा था, वर्ड्स आर टू थॉट वाट ग्रामर इज टू लैंग्वेज। विचारों के लिए जो महत्व शब्दों का है वही महत्व भाषा के लिए व्याकरण का है। पर नंदिता जी, यह उक्ति मेरी नहीं, कहीं पढ़ी थी मैंने। पढ़ी हुई सही, पर आपने इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया। फिर आपकी तो आदत है कि किसी चीज़ का भी यश लेना नहीं चाहते, पांड्या साहब कह रहे थे। क्या कह रहे थे पांड्या साहब? यही कि नरेश बिल्कुल अभिमानी नहीं है। हमारी कक्षा में कल की गोष्ठी के संदर्भ में बातें करते हुए आज ही उन्होंने कहा कि आपने कोई निबंध बहुत अच्छा लिखा था, किंतु उसका भी यश आप लेने को तैयार न हुए। मतलब मतलब आपने कोई बहुत ब्रिलियंट बात लिखी थी। उसकी प्रशंसा होने पर आपने मुस्कुरा कर कहा था कि इसके लिए मुझे बहुत बुद्धिमान मानना गलत होगा, क्योंकि मैंने उसे कहीं पढ़ा था। मैंने तो केवल उसे उद्धृत कर दिया था, और सच भी यही था मिस नंदिता। मिस विश जाने दीजिए नरेश जी, सिर्फ नंदिता ही अच्छा लगता है। नरेश कुछ झुका, फिर मन में गुदगुदी महसूस करते हुए बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे मस्खरी करने की आदत है। मैंने ईमानदारी से लिखा था कि परीक्षक अगर ऐसा मानेगा कि ऐसा लिखने वाला लड़का प्रतिभावान है तो यह उसकी भूल होगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ परीक्षक ने न पढ़ी हो उसे विद्यार्थी पढ़ लें और उसे परीक्षा में लिख दें तो परीक्षक उसे होशियार समझने लगता है। होशियार है तो लगेगा भी। इस तरह नरेश तथा नंदिता की मित्रता गाढ़ी होती गई, जो थोड़े ही दिनों में सारे कॉलेज की चर्चा का विषय बन गई। कॉलेज में नई आई नंदिता अपने रूप और लावण्य से सबके आकर्षण का केंद्र थी। नरेश अपनी चपलता और होशियारी के लिए सबका प्रिय था ही, पर वह उस रूपवती सुंदरी का भी प्रिय हो जाए, यह किसी को भी पसंद नहीं आया। फिर भी सभी समझते थे कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि नरेश जैसा प्रतिभाशाली था वैसा ही धनवान भी था। बात बात में वह लजाता हुआ कहता था कि बड़ौदा में उसके पिता की 2 मिलें तथा 4 मोटरें हैं। वहाँ तो बड़े राजसी ठाट तथा लाड़ प्यार से रखा जाता है, पर उसकी इच्छा बम्बई में ही पढ़ने की थी, इसलिए वह यहाँ चला आया है। मम्मी तो बहुत रोई थी, पर पापा इरादे के बड़े पक्के हैं। बेटा अपने आप अपनी ज़िंदगी संवार सके, इसलिए न तो एक मोटर वहाँ से भेजते हैं और न मुझे यहाँ खरीदने देते हैं। वैसे 4 में से तो 2 बेकार ही पड़ी रहती हैं। एक का इस्तेमाल मम्मी करती हैं और एक पापा की सेवा में रहती है। जब कभी मैं वहाँ होता हूँ तब तीसरी मोटर भी मुझे दे दी जाती है, और मम्मी अक्सर कहती हैं, तू अकेला है इसलिए तेरे हिस्से में 2-2 मोटरें हैं। नरेश और नंदिता जब भी मिलते उनकी बातचीत का विषय मुख्यतः विदेश होता। नंदिता कहती, मेरे पिताजी काफ़ी वर्ष विलायत में रहे हैं, इसलिए मेरा बचपन करीब करीब वहीं बीता है।
पर मेरे पापा बड़े ही सन की हैं। जब मैं 10 साल की हुई तब उन्होंने अपना वहाँ रहने का इरादा बदल दिया। तंबू उखाड़ कर इधर आए। अब वह माथे पर त्रिपुंड आंकते हैं और गीता के श्लोक बोलते हैं। बड़े सनकी लगते हैं। इतना कहकर वह जोर से खिलखिला पड़ती। तभी नरेश पूछ बैठा, टेम्स नदी को कल कल बहते नहीं सुना है ना? कैसे बहेगी बेचारी जब सारा शहर उसे घेरे हुए है? तो फिर ऐसे कल कल नाद करते हुए हंसना कहाँ से सीखा नंदिता? बचपन तो तुमने उसी के किनारे बिताया है ना। आप बड़े वैसे हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं, और मेरा पिता भी तुम्हारे ही तरह नहीं है। उनमें सनक तो बिल्कुल भी नहीं। व्यापार उनका प्राण है। विलायत में भी धंधा ही करते रहते। पारंगत होकर जब स्वदेश लौटे तब यहाँ भी व्यापार ही किया और ईश्वर की कृपा से उन्हें सफलता भी खूब मिली। ठीक ठीक, नंदिता हंस पड़ी। 2 मिलें तथा 4 मोटर गाड़ियों की सफलता कोई खास सफलता नहीं कहलाती नरेश जी। 5वीं भी आने वाली है, नरेश ने गंभीरता से कहा। आज ही मम्मी का पत्र आया है। उन्होंने इस बात को गुप्त रखने को कहा है। यह किसे मिलेगी? किसे मिलनी चाहिए? तुमको? नंदिता ताली बजाती हुई उठ खड़ी हुई। आपको भी फायदा हो गया। मुझे भी कभी उसमें लिफ्ट दोगे ना? मैं क्या कहूँ? नरेश ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ गई कि उसे किसी को दे सकूं, इसलिए मम्मी का स्क्रू घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सचमुच? सामने रखी एक किताब की ओर संकेत करते हुए नंदिता ने नरेश से पूछा, तुम मार्क्स को पूरा कर चुके हो शायद। यह तो कोई दूसरी किताब लगती है। यह फ्रायड की है, देखनी है? भाड़ में जाए फ्रायड, मुझे तो उसका नाम भी पसंद नहीं। तुम तो बहुत जल्दी ही ऊब जाने वाली जान पड़ती हो। तो लाओ देख लेती हूँ इसमें क्या है। नहीं नहीं, रहने दो। मेरा फ्रायड इतना गिरा हुआ नहीं है, नरेश ने हंसते हुए कहा, और उस पुस्तक को उसने जरा परे खिसका दिया। देखूं तुम्हारा फ्रायड, उसमें क्या पढ़ने लायक है? कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर पुस्तक उठा ली। अरे, यह तो लंदन की गाइड बुक है। फ्रायड कहाँ है? अरे, यह आ गई। बदल गई होगी शायद। पटेल है ना, काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा है लंदन के बारे में जानने के लिए, इसलिए उसे देने के लिए लाया हूँ। बेचारा फ्रायड तो मेरे कमरे में ही सो रहा होगा। पर यह भी उन लोगों के लिए है जो लंदन से बिल्कुल अनजान हैं। पटेल तो अनजान ही है ना। पर यह पुस्तिका तो एकदम नहीं है। क्या उसी के लिए खरीदी? क्या करूं, मित्र है ना। और फिर क्या उसकी खरीदने की औकात है? कितने उदार हो तुम। उदार तो तुम हो नंदिता। नरेश की आवाज़ भाव विभोर हो उठी। नहीं तो मेरे जैसे को इतने स्नेह भरी मित्रता कैसे देती? तुम्हारे जैसे को? नंदिता ने भ्रिकुटी सिकोड़ कर पूछा। नरेश ने उसी दिन अपने पिता को पत्र में लिखा, आपकी एक बात हमेशा सच होती है कि मुझे परीक्षा में अच्छी डिवीज़न नहीं मिलती। वैसे यह बात सभी मानते हैं कि मेरा सामान्य ज्ञान बहुतों से अच्छा है। चूँकि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, शायद इसलिए ऐसा है। यहाँ कोई नहीं मानेगा कि वास्तव में मैं ठूँठ हूँ। इतना ठूँठ कि बंगाली सीखने बैठा पर लिपि इतनी टेढ़ी मेढ़ी कि उसी में उलझ कर रह गया और उसे छोड़ बैठा। फिर भी मेरे मित्र मुझे बंगाली का पंडित मानते हैं। मुझे हंसी आती है उन पर। माँ कैसी है? दुकान कैसी चल रही है? व्यापार मंदा ही लगता है। पिछले महीने आपने मुझे 25 रुपये कम भेजे थे। गुजारा कर रहा हूँ। पिछले महीने से एक ट्यूशन भी मिल गई है। आपकी कैसी तंदुरुस्ती है, उसमें मैं आपको ज़्यादा मेहनत करने नहीं देना चाहता हूँ। अगले वर्ष तक मैं बीए कर लूँगा, बस इतनी ही देर है। इसके बाद मैं आपका बोझ हल्का करने। उसकी आंखें भर आई, हाथ रुक गया। उसे 2 मिलों तथा 4 मोटरों की याद हो आई। पत्र डाक में डालकर नरेश ने एक अजीब सी तसल्ली महसूस की, ऐसी ही जैसी नंदिता के सानिध्य से होती थी। यह सानिध्य अब और ज़्यादा मधुर हो गया था। कभी कभी कोई यह भी कह उठता था कि दोनों का विवाह हो जाए तो जान छूटे। पर विवाह कैसे हो सकता था? नरेश तो जैसे कुछ जानता समझता ही न था। सारी दुनिया समझती है, फिर यह कैसे नहीं समझता? नंदिता सोचती थी। कैसा भोला है। तुम कुछ समझते क्यों नहीं? क्या नहीं समझता? जो सारी दुनिया समझती है वह, कि वह मुझसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? तुमसे। कहकर नंदिता ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। जो कुछ नरेश को अभी तक समझ में नहीं आया था वह अचानक ही आ गया। नंदी, वह सिर्फ इतना ही बोल सका। बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं, तू तो बहुत भोली है। भोले तो खुद हो, मन की बात कहने का साहस तक नहीं करते। हालात ने नरेश को जैसे सावधान कर दिया हो। उसके मुख पर एक निर्णय, एक निश्चय की चमक थी। उसने कहा, कहूँगा, एक दिन जरूर कहूँगा। कहूँ, पर क्या कहूँ? ऐसी भोली भाली फूल जैसे निर्दोष लड़की से?
जो मुझे 2 मिलों तथा 4 मोटरों का मालिक और माइकल मधुसूदन दत्त पर्यंत बंगाली साहित्य का विद्वान समझती है। ऐसी श्रद्धामयी लड़की से भला क्या कहूँ। एक छोटी सी कोठरी में करवट बदलते हुए नरेश को नींद नहीं आ रही थी। अपने सहपाठियों की नज़रों में उसने इस कोठरी को अपने चाचा का नेपियन सी रोड का महल बना रखा था। किसी किसी की तो उसने एक अट्टालिका को दूर से दिखाया तक भी था, पर चाचा का अभिमान तथा चाची की लड़ाकू वृत्ति की किलेबंदी करके उसने वहां सबका प्रवेश रोक रखा था। यह महल जो हमेशा उसे गहरी नींद में सुला देता था, आज नींद के बजाय आंसुओं को उपहार दे रहा था। इस उपहार के पीछे उसको मेहनत करते हुए पिता तथा काया घिसती हुई माँ दिखाई देती है। नन्हे से गांव की गंदी गलियां उभरती हैं। उसमें क्या नंदिता रह सकती है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं नरेश घिया चाहे जितनी गपोड़ी हूँ, पर ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकूँगा। तो क्या कहना चाहिए नंदिता से? अब तो नंदी, उसने कहना चाहा। नंदिता जैसे नींद से जागी हो, विस्मय उसके चेहरे पर था। वह सोच रही थी कि नरेश की आवाज़ में इतनी व्यथा क्यों है। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। हाँ हाँ, वह उत्साहपूर्वक बोली। मैं तो इसी का इंतज़ार कर रही थी, हर रोज़, हर घड़ी, हर पल। मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वह कहूँगा, पर पहले एक सवाल पूछूं? पूछो ना। नहीं क्यों? तुम मेरी कितनी घनिष्ठ मित्र हो? हूँ ही, पर फिर भी। नरेश अचकचाए बोला, क्या मैंने कभी कोई मर्यादा तोड़ी है? मैंने कभी भी तुम्हारे मित्र के अलावा किसी और तरीके से स्पर्श किया है? सच कहना। नहीं किया, पर तुम ऐसे हो इसी कारण तो। मैं क्या कहूँ तुमको, कैसी भोली हो, उसने कहा। इतना गहरा संबंध होने पर भी मैंने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? इसका विचार तक तुमने नहीं किया। इसमें विचार क्या करना? तुम इतने अच्छे हो कि मनुष्य चाहे जितना अच्छा हो फिर भी वह ऐसा नहीं करेगा नंदी। तो फिर कौन नहीं करेगा? नंदी ने छेड़ा। शादीशुदा। जैसे कब्र से नरेश की आवाज आई। नरेश! नंदिता चीख सी पड़ी। शादीशुदा! नरेश ने उतने ही धीमे स्वर में दोबारा कहा। इसके पहले कि नंदिता उसे रोक कर कुछ पूछ सके, वह चला गया। तो दोस्तों, ये थी गुलाब दास ब्रोकर की लिखी गुजराती कहानी, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रमिला राजे ने किया था। और ये कहानी थी आखिरी झूठ। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का था। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।